हेलो स्टूडेंट, मैं आपके यादों का हमसफर राहुल रजन। आज मैं फिर से एक नया प्रोसेस लेकर आया हूँ। आपकी जो सफलता की सीढ़ी है वो मेरे से शुरुआत होनी चाहिए, ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और वो कोशिश कितनी कामयाब होगी वो आप पर डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ अगर 100% मेहनत की बात करें तो 60% मेहनत मैं कर दूँगा, 40% आप कर दीजिए, बस आप कहीं पहुँच जाएंगे। आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ एक फिजिक्स ना, चाहे IIT JEE मेंस हो चाहे नीट हो, एडवांस का नहीं, IIT JEE मेंस हो चाहे नीट हो, उस फिजिक्स क्रम से क्लास 12 की एकदम फाउंडेशन बैच। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से और पूरे लास्ट चैप्टर। अच्छा एक बात और, ये हिंदी में होगा, जो सबसे अच्छी बात है ये हिंदी में होगा। दूसरी बात अगर मैं बात आपको बताऊँ तो बोर्ड प्लस कंपटीशन, एक तो आपको बोर्ड के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, दूसरी बात करूँ तो ये आपके कंपटीशन के लिए फ़ायदा होगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपका क्लास 12th में ही चाहे JEE मेंस हो चाहे नीट हो वो क्रैक हो जाए, आपको ड्रॉप न लेना पड़े, आपको अपनी ईयर न खराब करना पड़े। ईयर खराब होता ही है तो उसके साथ पैसे भी खत्म होते हैं, एनर्जी टाइम तीन हो जाता है, एनर्जी टाइम मनी तीन हो जाता है। और ये मेरी पूरी कोशिश है कि ना तो आपको एनर्जी जाए, ना तो टाइम जाए और ना मनी जाए। ठीक है, तो मेरे साथ अब लगे रहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप 100% में सिर्फ 60% मेहनत मैं कर रहा हूँ, 40% आप कर दीजिए, आपका कहीं ना कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट या कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है क्लास 12 का, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हिंदी बोले तो वैद्युत स्थैतिकी, हम सिखाने जा रहे हैं आपको। एक बात और, जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करिएगा तो स्लो प्रोसेस पढ़िएगा। आज एक बार पढ़े, दोबारा कल उसी वीडियो को देखिएगा जल्दी जल्दी ना, फटाफट 2x की स्पीड में या जल्दी देख लीजिएगा कि आपका, ताकि रिवाइज भी हो जाएगा तो आगे पढ़ेंगे आपको और आसानी होगी। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा हो, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर पूरी बात आपको समझ में आ गई हो तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं। एक चैप्टर है वैद्युत स्थैतिकी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सिलेबस की बात करें, सिलेबस में बस 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? कूलाम का नियम, गॉस का नियम, संधारित्र। कूलाम के नियम में 2 चीज़ें हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव। तो कूलाम एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के सम्मान में कूलाम का नियम। इन्होंने एक 2 आवेशों के बीच बल किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, इस टाइप का इन्होंने निर्धारण किया था। उसे इसीलिए वैद्युत बल को कूलाम बल भी बोल देते हैं। उसको मतलब कूलाम का नियम पढ़ना है। दूसरा गॉस का नियम। एक्चुअली में जो गॉस थे ये गणितज्ञ थे, लेकिन इनका ज़्यादातर यूज किस में होता रहा है, फिजिक्स में। ठीक है, देखो गणित के राजकुमार गॉस को बोला जाता है। और तीसरे नंबर में जो वैद्युत स्थैतिकी में पढ़ना है वो है संधारित्र। संधारित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। लेकिन जो बाजारू नेम है, बाजारू नेम कंडेंसर बोल देते हैं ना, संधारित्र भी नहीं बोलते, क्या बोल देते हैं, कंडेंसर। ठीक, तो वैद्युत स्थैतिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था में उपस्थित आवेश का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत स्थैतिकी कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था में उपस्थित आवेश का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत स्थैतिकी कहलाता है। ठीक है, जो इसमें सबसे पहला पार्ट पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, ठीक, आवेश। क्या पढ़ना है, आवेश। ठीक, आवेश में, हाँ, तो उसको देखते हैं। इसमें जो सबसे पहली हेडिंग पढ़नी है वैद्युत स्थैतिकी में वो है हमारा आवेश। आवेश एक्चुअली में होता क्या है, तो आप अगर किताब पढ़ रहे होंगे ना, तो एक्चुअली में क्या होता है, एक कांच का छड़ लेते हैं, उसको बालों पे, सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो रब करते हैं ना, तो उसमें क्या जाता है, एक प्रकार का चार्ज हो जाता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे किस तरीके का अटैक करता है, हाँ लिखा हुआ है मैंने, तब बताऊंगा। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब कांच की छड़ को क्या करते हैं, बिल्ली की खाल पर या सर पे रगड़ते हैं, बाल पे, तो उसके बाद ले जाते हैं कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास, या कॉम वही हो गया तो चार्ज हो जाता है ना, तो उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हो, क्या कर लेता है, चिपक लेता है। तो इन सबको थियरी पढ़ने में ज़रूरत नहीं है। हमारा जो सबसे मेन मुद्दा है वो हमारा है JEE मेन क्रैक करना, नीट क्रैक करना।
तो उसके रिलेटेड पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक। तो आवेश क्या होता है उसको जानना है। कह रहे हैं वह भौतिक राशि जिसके कारण वस्तु या मतलब द्रव्य वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है आवेश कहलाता है। देखिए कितना सिंपल है। वह भौतिक राशि जिसके कारण वस्तु द्रव्य वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है आवेश कहलाता है। अथवा किसी द्रव्य का वह कण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है अथवा उसका अनुभव करता है आवेश कहलाता है। ये सबसे मुझे इससे ज़्यादा बेटर ये लगता है, किसी द्रव्य का वह कण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है अथवा उसका अनुभव करता है आवेश कहलाता है, ठीक। ये तो पता ही होगा। आवेश कितने टाइप का होता है? दो प्रकार का, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। जो धनात्मक आवेश है उसको बोलते हैं विट्रस और ऋणात्मक आवेश को बोलते हैं रेजिनेस ना, रेजिनेस विट्रस। और ये जो एक्चुअली में होता है ये लैटिन वर्ड है, तो इन सबका कोई खास मतलब नहीं है, मुझे पता था इसलिए मैंने लिख दिया तो आपको पता चल जाए। अच्छा, ये एक्चुअली आगे पढ़ाना चाहिए था, मैंने यहाँ लिख दिया है ना, तो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, तब सिखाऊंगा, ठीक। अच्छा, समझ में बता, जो अगर दो समान, जैसे दो समान चार्ज हो गए, लिखा है लाइक चार्ज, ये एक्चुअली में लाइक चार्ज है, रिपेल ईच अदर, दो समान, जैसे प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अगर उल्टा, जबकि विपरीत आवेश क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। एक प्लस हो दूसरा वाला माइनस हो, या माइनस हो या प्लस हो, देखो अट्रैक्ट है, बना हुआ है ना। ये प्लस प्लस हो गया दुश्मनी, माइनस माइनस रिपल। तो इस बात का आप याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे अगर मैं बढ़ा दूं इन बातों पर, आवेश का मात्रक एसआई में क्या होता है? कूलाम। एसआई में क्या होता है? कूलाम। सीजीएस में क्या होता है? ईएसयू फ्रैंकलिन स्टेट कूलाम, या ईएमयू एब्सोल्यूट कूलाम बायो सेकेंड। देखिए, ईएसयू फ्रैंकलिन स्टेट कूलाम, ईएमयू एब्सोल्यूट कूलाम बायो सेकेंड। एक बात याद रखिएगा, ईएसयू ईएमयू में क्या डिफरेंस होता है? बहुत बेसिक सा। ईएसयू क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। रेस्ट चार्ज के लिए, जब आवेश विरामावस्था में रहेगा तब उसके लिए क्या हो जाएगा? ईएसयू। लेकिन जब चार्ज मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। समझे बात? ईएसयू छोटा होता है जबकि ईएमयू क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक। अभी आगे देख रहे होंगे, ठीक है। ईएसयू को और क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन और स्टेट कूलाम। ईएमयू क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कूलाम और बायोसेकंड। एक कूलाम में 3 × 10⁹ ईएसयू। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ईएसयू और एक कूलाम बराबर 1/10 ईएमयू। समझ बात, ठीक है। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ईएसयू, एक कूलाम बराबर 1/10 ईएमयू। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को बराबर अगर मैं कर दूं, बराबर होंगे नहीं भाई, ये कूलाम बायां पक्ष बराबर है, इसको बराबर कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो एक ईएमयू बराबर 10 कूलाम, सही है ना। तो 1 ईएमयू = 10 कूलाम। कूलाम 10 × 1, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ईएसयू। तो एक ईएमयू बराबर 3 × 10⁻10 ईएसयू। बस सिंपल सा है। देखिए, एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ईएसयू, एक कूलम बराबर 1/10 ईएमयू। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो एक ईएमयू बराबर 10 कूलम और यहाँ एक कूलम, 1 ईएमयू = 3 × 10⁻9 और एक 10 यहाँ से है तो 10⁻10 ईएसयू। बस सिंपल सा है, बहुत टफ नहीं है। हाँ, कभी कभी साहब इससे पूछ लेते हैं, जैसे इन चारों में इन सबसे ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे बताइए कौन सा होता है। जैसे फ्रैंकलिन आप सुने नहीं होंगे, हाँ सुन लीजिए। बायोसेकंड ये भी नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है। तो घबराने वाली कोई खास बात नहीं है, समझिए बात। आगे बढ़ते हैं। आइए भैया, आवेश के गुण को भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश सदैव संरक्षित होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में
यानी सॉरी, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, ये बस, हाँ, नष्ट नहीं किया, सिर्फ ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जैसे आप पढ़े होंगे Na+, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। जबकि Cl-, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने उधार लिया हुआ है। ठीक है, आवेश जो होता है द्रव्यमान से रिलेटेड होता है, लेकिन द्रव्यमान आवेश से रिलेटेड नहीं होता। जैसे किसी बॉडी के पास अगर आवेश है तो कन्फर्म उसके पास द्रव्यमान है। अगर किसी पार्टिकल के पास, बॉडी के पास चार्ज है तो कन्फर्म है द्रव्यमान है, लेकिन द्रव्यमान हो तो आवेश हो ये जरूरी नहीं है। जैसे न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। कोई चार्ज होता है, नहीं होता, लेकिन उसका मास होता है। Na, सोडियम परमाणु के पास क्या होता है, कोई चार्ज, मतलब न्यूट्रलिटी में कुछ नहीं होता, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो इसका मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन द्रव्यमान उसके पास है। जैसे फोटान क्या है, विराम द्रव्यमान शून्य होता है, जबकि आवेश क्या होता है, शून्य, सॉरी, मतलब उसका द्रव्यमान कुछ न कुछ होता ही है फोटान का, लेकिन चार्ज क्या होता है, शून्य होता है। गतिमान आवेश पर कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि द्रव्यमान गति पर निर्भर होता है। कहने का मतलब चार्ज चाहे रेस्ट में रहे चाहे मोशन में हो, प्रोटॉन चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, प्रोटॉन का पर जो चार्ज होगा वो बदलने वाला नहीं है, लेकिन प्रोटॉन का जो मास है वो बदल जाएगा। रेस्ट में रहेगा तो कम रहेगा, लेकिन जब मोशन में हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। आई बस में, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, इसका एक प्रॉपर्टी और है ना, गुण, आवेश का क्वांटीकरण। किसी वस्तु पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इसका जो कहने का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं किया जा सकता। जब भी होगा 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन ना, तो जब भी होगा इस टाइप का होगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं किया जा सकता। हाँ, आजकल नए साइंटिस्ट आए हैं तो उन्होंने ब्रेक कर दिया है। जब इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाता है तो उसे क्या बोल देते हैं, क्वार्क। अभी मैं आगे फिर से बताऊँगा, ठीक है, लेकिन अभी भाई ये जो हम सिलेबस के अनुसार जो पढ़ा रहे हैं, तो किसी वस्तु पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज के बराबर होता है। Q = प्लस माइनस NE, जहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 5 6। स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल। n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ना, ये क्या लिख देते हैं लोग, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है भैया, क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम 12 24 होता है, 12 इलेक्ट्रॉन होता है, 12 प्रोटॉन होता है, 12 न्यूट्रॉन होता है। सिंपल सी बात है। अगर मैग्नीशियम डबल प्लस हो जाएगा, इसका मतलब प्लस माने 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, तो इसके पास कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। अब यहाँ n बराबर कितना लेंगे, 2, यहाँ पर n बराबर 0। ठीक है, तो यही बात रखिए। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ इस टाइप का लिखा होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसका मतलब ऋणात्मक आवेश, मतलब जैसे सोडियम प्लस है, प्लस माने दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। Cl माइनस माने क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। भाई जितना लेना चाहिए था उससे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता उस पर क्या होता है, ऋणात्मक। ऐसे देगा, या तो ऐसे देगा, ऋणात्मक आवेश है या धनात्मक आवेश है। अगर ऋणात्मक आवेश रहा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अगर धनात्मक आवेश रहा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। आई बस सुनिए, ठीक समझे ना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी धनात्मक आवेश। हाँ, एक आवेशित कण या वस्तु दूसरे अनावेशित वस्तु को अट्रैक्ट करता है। जैसे प्लस हो गया, ये बॉडी हो गई, ये पार्टिकल है, देखिएगा लिखा है कण, बॉडी, समझिएगा थोड़ा सा। इस कण पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जबकि पॉजिटिव को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है, निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होकर बाईं ओर शिफ्ट हो जाएंगे। निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस होकर बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। निगेटिव, इसके बीच की दूरी कम है, इसके बीच की दूरी ज़्यादा है। जिनके बीच की दूरी कम होगी
भाई प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन, प्लस प्लस के बीच रिपल्सन, तो इनके बीच की दूरी कम है, इसका मतलब ज़्यादा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। इनके बीच रिपल्सन और इनके बीच की दूरी इससे ज़्यादा ही है, तो रिपल्सन अट्रैक्शन। तो यहाँ देखिए ऐसे ये है। अब ये ना समझे बात। अगर मान लीजिए कड़ हो गया, कड़ दिखा दिए, अब वस्तु दूसरे ये पॉजिटिव हो गया, देखो ये निगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपल्सन कर रहा है, तो अट्रैक्टिव ये रिपल्सिव। तो देखो ये ठीक समझ बात, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ मैंने जो एक नीचे लिखा है क्वार्क, आपको दिख रहा होगा, तो इस क्वार्क का मतलब भी मैं आपको बताया था कि आवेशों को क्वांटिकरण, आवेश को ब्रेक नहीं किया जा सकता, जबकि नई फिजिक्स के अनुसार, जिसे क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, उसके अनुसार क्वांटम फिजिक्स, उसके अनुसार क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर सकते हैं। उसे दिखा देते हैं 2e/3 प्लस माइनस या प्लस माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दूसरा वाला, एक चार्ज पार्टिकल या बॉडी एक अनचार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। देखो ये बॉडी है, देखिए ध्यान से, पार्टिकल या बॉडी, तो पहले पार्टिकल ले रहे हैं। बॉडी कैसा है, चार्ज, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ये अनचार्ज पार्टिकल है, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर इसको उल्टा बोल दें, उल्टा माने पार्टिकल ले लें, पार्टिकल पॉजिटिव हो, ये अनचार्ज हो, ये भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल अनचार्ज हो, बॉडी हो चाहे पार्टिकल चार्ज हो, तो इनके द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। एक बार जेईई मेंस ने इसके साथ क्वेश्चन पूछ लिया था, तो बच्चा सब रटा हुआ था, तो उन्होंने कह दिया अट्रैक्ट होगा, जबकि ऐसा नेचर में होता नहीं है। इसीलिए बहुत माइन्यूट पढ़ाई होती है, समझे बात, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ इस न्यूमेरिकल को देखिए, एक वस्तु के पास 8 × 10⁻⁻17 कूलाम धनात्मक आवेश है, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। तो एक बात याद रखिएगा, धनात्मक आवेश माने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ आप कुछ मत सोचा करिए, जब भी धनात्मक आवेश आ जाए तो सोचा करिए कि सोडियम प्लस, इसका मतलब इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। और जब भी आ जाए कि ऋणात्मक आवेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है। इस बात को आप हमेशा तुरंत माइंड में रिमाइंड कर लीजिएगा कि जैसे ही धनात्मक आवेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और Cl- इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ऋणात्मक आवेश है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, समझे बात, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद Q = Ne ना, n बराबर Q/E, तो 8 × 10⁻17 1.7 सॉल्व करेंगे तो n बराबर 500 आ जाएगा भाई। 8 × 10⁻17 1.6 × 10⁻19, इससे काटेंगे तो 5 × 10⁻17, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, 5 × 10⁻2 5। एक वस्तु धनावेश है, अर्थात ना, इसका मतलब क्या होगा, एक वस्तु धनावेश है अर्थात इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा, न्यूट्रॉन बढ़ेगा, नन ऑफ दीज, बताओ नन ऑफ दीज। ये भी कंपटीशन पूछा जाता है, एक एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक, उसमें धनावेश माने क्या होता है, न्यूट्रॉन तो बढ़ेगा नहीं, प्रोटॉन तो बढ़ेगा नहीं, ठीक भाई। जब भी हम धनावेशित या ऋणावेशित इसका लेते हैं, धनावेशित या ऋणावेशित, इसका मतलब क्या करते हैं हम, बोलो। हाँ इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कम होगा या ज़्यादा होगा। और धनावेशित में भी जस्ट हम आपको ऊपर क्या पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसका मतलब नन ऑफ दीज, समझे बात। हाँ इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। हाँ भाई, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ कंडक्शन, चालन के आवेशित करने की विधि, तो 3 प्रकार की है। अरे सॉरी, तो यहाँ देखो जो चार्जिंग की विधि है कितने टाइप की होती है, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। कंडक्शन माने क्या होता है, हम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा दें, वायर के थ्रू, जैसे करंट वगैरह के थ्रू, या फिर मेहनत करके पहुँचा दें, ठीक, उसे बोलते हैं कंडक्शन। दूसरा क्या होता है, इंडक्शन। इंडक्शन में देखिए 2 प्लेट लेते हैं, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, अभी भूल जाइए प्लस माइनस ये सब मत देखिए आप, सिर्फ 2 प्लेट देखिएगा, ऐसे 2 प्लेट, ठीक, ले लिए आप, 2 प्लेट ले लिए, ठीक। इसे तार के द्वारा इस पर पॉजिटिव चार्ज दीजिएंगे, जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सामने वाले पर निगेटिव आ जाएगा, ये देखिए इस पर निगेटिव रहेंगे, और इस पर कैसे आ जाएंगे, पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव उतना ही इधर निगेटिव,
और इसके जस्ट अपोजिट उतना ही पॉजिटिव। फिर सुनिएगा, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव। देखिएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हम इसे अर्थिंग कर देते हैं। तो जो पॉजिटिव है ये यहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ कर आएगा, इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और इस पर चार्ज कितना है, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू डैश माइनस क्यू 1 के क्या है, परावैद्युतांक है। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी घबराइए मत। क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू इन ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन क्यू। हालांकि इनका कोई यूज नहीं है कंपटीशन में, हाँ नॉलेज के लिए भले आप ले सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में इसका कोई खास यूज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देखिए ये है, जो आकाशीय बिजली वगैरह होती है वो फ्रिक्शन के कारण ही ना, आकाशीय बिजली चमकती है, कड़कड़ाहट, कड़कड़ कड़कड़ ना, तो सब किसके कारण होती है, आकाशीय बिजली के कारण। एक बॉडी फिक्स कर दीजिए, दूसरा का मोशन ला दीजिए, तो जैसे ही मोशन में लाएंगे देखिए, ठीक, अच्छा ये यम ये स्मॉल यम, इस पर कमी होगी। देखो यह लिखा है यम माइनस डेल्टा एम, द्रव्यमान की कमी, इस पर द्रव्यमान बढ़ जाएगा, स्मॉल एम प्लस डेल्टा एम। भाई इसका द्रव्यमान कब बढ़ेगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, और इस पर का द्रव्यमान कब घटेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो ज़्यादा हो, भाई इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता ही है, बिल्कुल होता है, समझे बात। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। जो कूलाम साहब का नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम को फॉलो करता है, न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। हाँ भाई, कूलाम का नियम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहते हैं वैद्युत स्थितिकी का रामबाण औषधि है, ठीक है, तो इस रामबाण औषधि को पीना जरूरी है, ठीक है। कूलाम का नियम, कूलाम साहब को कोई काम था नहीं, तो देखिए न्यूटन साहब ने दो मास ना, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल बता दिए, तो इन्होंने क्या किया, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बता दिए। अब देखिएगा यहाँ से, कूलाम के नियम के अनुसार किसी दो स्थिर, अच्छा पहले सुन लीजिए, दो आवेश हो गए, आवेश ये फिक्स हैं, हमने लिखा नहीं है, एक्चुअली में क्या है, फिक्स है, ठीक है, ये यहाँ फिक्स है, ये यहाँ, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। एक्चुअली में हुआ क्या है, अगर ये मोशन में रहेंगे तो कूलाम का नियम नहीं लगेगा, याद रखिएगा, अगर ये मोशन में रहेंगे तो इनके बीच कूलाम का नियम नहीं लगेगा। हुआ क्या, हम इसको पकड़े तो ये वाला चार्ज भागने लगा, अगर इसको हम फिक्स कर दिए Q1 को, Q2 भागने लगा, रिपल्सन के कारण। इसको फिक्स कर दिए तो ये भागने लगा, ध्यान दीजिएगा, इसको फिक्स किए तो ये भागने लगा, इसको फिक्स किए तो ये भागने लगा। कूलाम साहब ने क्या किया, दोनों पकड़ लिए, क्या दोनों चल फिक्स, अब इसको फिक्स कर दिए, तो इनके बीच लगने वाले बल को ही क्या बोल दिए, कूलाम का नियम। अब होता क्या है मैथमेटिकली, इसको भी देख लेते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ देखो लिखा है कूलाम के नियम के अनुसार, किसी दो स्थिर, याद रखिएगा, किसी दो बिंदु आवेशों के बीच नहीं, किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, या लगने वाला बल ही बोल देंगे, तब पर भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर इसको लिख देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। याद रखिएगा, दोनों कैसे चार्ज है, फिक्स है, कामा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो ऊपर रहे अनुक्रमानुपाती, जो नीचे रहे व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ देखिए, हाँ Q1 Q2 स्मॉल r डिस्टेंस पे है, यहाँ डॉट लगा दिए ना। F12 और F21 का क्या मतलब, सवाल दिमाग में आ रहा होगा। F12 ये बल है, F माने 1 माने चार्ज 1 आवेश 1 पर, 2 माने दूसरे आवेश के कारण, ठीक है। F12 का माने आवेश फर्स्ट पर आवेश 2 के कारण लगने वाला बल, आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण लगने वाला बल, चूँकि यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 तथा यह प्रोपोर्शनल 1/r²। इन दोनों को मिला दीजिए, तो इन दोनों को जैसे मिलाएंगे यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे जैसे, क्या जाएगा। अब इसका ढेर सारा प्रैक्टिकल के बेस पर लिख दिया गया 1/4πε0। अब ये 1/4πε0 ये सब क्या रहा है बता रहा हूँ आपको। तो F बराबर F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही कूलाम साहब का नियम है, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहे हैं यदि दोनों आवेश को किसी माध्यम में रखा जाए, अब यहाँ देखिएगा, तो F मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε0 K क्या है,
परावैद्युतांक है, कि क्या है, परावैद्युतांक है। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, समझे बात, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अगर कूलाम का नियम पूछता है तो हमें इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि नीचे में आपको जानकारी के लिए ढेर सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, समझे बात, इस बात को आप याद रखिए। हाँ भाई, अब देखिए, अभी लिखा था 1/4πε0 इज इक्वल टू 1/4πε0, इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9, 9 गुणे 10 घाते 9। कितना आसानी से ये प्रैक्टिकल बेस पे इसकी वैल्यू आई है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पान कूलाम स्क्वायर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 1/4πε0 का जो बोर्ड का एग्जाम है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पान कूलाम स्क्वायर, कभी कभी जो वाइबल लेने वाले आपके आते हैं वो भी वैल्यू पूछ लेते हैं। आप तो फटाक से इसको बता देते हैं 9 गुणे 10 घाते 9, लेकिन आप मात्रक को नहीं बता पाते। कभी कभी मात्रक के साथ साथ इसका विमा पूछ लिया जाता है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसका भी। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 8 दशमलव है भैया, 8.85 गुणे 10 घाते -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए, अगर एप्सिलॉन जीरो नीचे है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, यही एप्सिलॉन जीरो ऊपर चला गया तो जाहिर सी बात है ऊपर चला जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे क्या बोल देते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, अब देखिए, के को क्या बोल देते हैं, परावैद्युतांक, इसी को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक। समझ आई बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जो के होता है एक्चुअली में ये मात्रकहीन तथा विमाहीन होता है। के ये परावैद्युतांक एप्सिलॉन जीरो, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ना तो कोई विमा होता है। जबकि देखिए भैया, एप्सिलॉन जीरो की विमा होती है ना, मात्रक सामने लिखा है, इसकी विमा होती है। समझिए बात। उदाहरण, निर्वात का के बराबर एक, वायु का के इज इक्वल टू 1.00054, तो नियर अबाउट कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। जल का 80, मात्रक नहीं लिखेंगे, धातु या चालक के इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब यहाँ देखिए रिलेशन, एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन एफ के। ठीक, ऊपर देखिए लिखा है ना, एफ मीडियम बराबर क्या आया था, 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के को अलग कर लीजिए नीचे, बाकी जो बचेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एफ एयर, कोई खास दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए के ये क्या है, 1 से इनफाइनाइट तक। कभी कभी बच्चा क्या सोचता है, जो 1 से इनफाइनाइट, इसका मतलब थोड़ा समझिएगा, इनफाइनाइट देखिए इसका मतलब होता है जब भी होगा ना 1 से कम नहीं होगा। इसका मतलब होता क्या है, 1 से कम नहीं होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन 1 से कम नहीं होगा। तो बच्चे क्या सोचते हैं, अरे भैया ये तो ऐसे बना दिए, जल्दी जल्दी के चक्कर में इनफाइनाइट। ऐसा नहीं है, जब ऐसे रहे बड़े ब्रैकेट की तरह में, इसे बोलते क्या है, क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको क्लोज्ड इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल। समझे बात। हाँ, ये क्या, देखो के जो होता है 1 या 1 से ज़्यादा होता है और इनफाइनाइट से कम होता है। ठीक, के बीच में होता है, ये सही है। समझ आई भाई बात, समझ आई होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो। हाँ भाई, इस प्रॉब्लम को आप पहले पढ़िए, देखिए आपसे लग जाएगा। 2 बिंदु आवेश 40 माइक्रोकूलाम तथा 5 मिली कूलाम, देखो ये माइक्रोकूलाम है, ये मिली कूलाम है। ठीक है, जल में के इज इक्वल टू 80 एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर है, तो बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई खास दिक्कत न होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए, दिया ही है ना, इतना तो दिया है। Q1 बराबर 40 माइक्रो माने 10 घाते -6, 5 मिली माने 10 घाते -3 कूलाम। आर बराबर 3 मीटर दिया ही है, के बराबर 80। तो फार्मूला ये है 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ 9 गुणे 10 घाते 9। ठीक, ये हो जाएगा। और के का मान कितना है, 80। इतना टोटल की वैल्यू नहीं है, 9 गुणे 10 घाते 9, नीचे क्या हो जाएगा 80। Q1 कितना है, 40 गुणे 10 घाते -6, 5 गुणे 10 घाते -3 क्या हो जाएगा Q2, नीचे आर स्क्वायर 3। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 न्यूटन आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट जाएगा। ठीक, ये 80 है, 40 दूना 80, ये कट जाएगा तो 2.5, बाकी
10⁻⁶, 10⁻3, ये 10⁻9 है तो कट ढाई न्यूटन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको साहब काफ़ी आसान है, ज़रा सा भी टफ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, नीचे वाला क्वेश्चन पढ़िए तो आप, यदि दो बिंदु आवेश 8 मिली कूलाम तथा 40 माइक्रो कूलाम के बीच लगने वाला बल 20 न्यूटन हो तो परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए यदि इनके बीच की दूरी 3 मीटर हो। तो कोई खास दिक्कत नहीं है, Q1 Q2 दिया ही है, F दिया ही है, तो परावैद्युतांक निकाल लेंगे, बीच की दूरी भी दी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए, दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल अथवा गुरुत्वीय बल दोनों में कौन बड़ा है और कितना बड़ा है। दो इलेक्ट्रॉन के बीच और दो प्रोटॉन के बीच गुरुत्वीय बल बड़ा है कि वैद्युत बल बड़ा है, अगर बड़ा है तो कितना। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें, तो यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉन बना दिए हम, प्रोटॉन भी बना दिए, प्रोटॉन है, आर डिस्टेंस हो गया। अब देखिए एफ जी इक्वल टू कितना, इसको बता रहे हैं अभी, ये रुक जाइए अभी ना। एफ जी बराबर आप पढ़े ही होंगे, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, एफ ई बराबर 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ ई एफ जी बड़ा होता है, हमेशा याद रखिए, कहीं भी है, चाहे दो इलेक्ट्रॉन, चाहे दो प्रोटॉन, चाहे दो न्यूट्रॉन एक्चुअली होगा ही क्योंकि इस पर चार्ज नहीं होता। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच हो, चाहे दो प्रोटॉन के बीच हो, चाहे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच हो, हमेशा याद रखिएगा कौन बड़ा होता है, वैद्युत बल। एफ इज ग्रेटर देन एफ जी। अगर दो इलेक्ट्रॉन है 10⁻41, ये रट लीजिए, या फिर भाई आपको पास ताकत है तो पूरा हल करिए ना। ठीक, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ देते, जेईई मेंस जैसे बड़े एग्जाम में रेयर किस्म कभी कभी भूले भटके हो सकता है पूछते, तो ऐसे है। तो एफ ई अपॉन एफ जी वैद्युत बल बटे गुरुत्वीय बल, तो कितना है 10⁻41, हमेशा याद रखें। लेकिन कंपटीशन वाले क्या करते हैं, एफ जी ऊपर कर देंगे, एफ ई नीचे, और बच्चा देखकर 10⁻41 खुश हो जाता है, अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन, टिक कर देता है। बाद में पता चलता है अरे यार 10⁻41 सही है, 10⁻41 सही नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अगर ई ऊपर रहेगा तो इसका मतलब 41 पॉजिटिव रहेगा, वैद्युत बल बड़ा होता है और गुरुत्वीय बल छोटा होता है, समझे बात ना। 10⁻41 वैद्युत बल, अगर एफ ई ऊपर रहेगा तो ये 41 पॉजिटिव रहेगा, एफ जी ऊपर रहेगा तो माइनस रहेगा, निगेटिव, समझे बात, याद रखिए। ऐसे ही एफ ई अपॉन एफ जी, तो 10⁻36, देखो यहाँ भी एफ ई बड़ा है, यहाँ भी एफ ई बड़ा है, ठीक है, बड़ा है ना, ठीक, बड़ा है ना, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कितना बड़ा है, 10⁻36। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच 10⁻39, कौन बड़ा है, वैद्युत बल बड़ा है, यहाँ भी, समझेगा। अगर ऐसा ना होता तो दिक्कत हो जाता। ठीक, गुरुत्वीय बल, तो ये हम मैथमेटिकली निकाल रहे हैं कि वैद्युत बल गुरुत्वीय बल से बड़ा होता है। ये जो क्वेश्चन है मैं ज़्यादातर 12th में पढ़ाता हूँ। ये क्वेश्चन दे देता हूँ तो लोग लगा ही नहीं पाते। सीजीएस में 1/4πε0 का मान कितना होगा, 9×10⁹, 9×10⁴, या फिर 1, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, 1/4πε0 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, 9×10⁹ न्यूटन, एक न्यूटन में कै डाइन, 10⁵5, 10⁵5 डाइन। मीटर, मीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में, तो एक मीटर में क्या सेंटीमीटर, 10⁻2, यानी एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10⁻2 सेंटीमीटर। अब भाई यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। एक कूलाम में कै ESU, 3×10⁹9 ESU, 3×10⁹9 ESU। कूलाम का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं आपको, ये देखिए अब समझ में आ गया होगा। तो 9×10⁹9, 5 यहाँ से, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 4 9, 9 9 18, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 9 दूनी, भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 नहीं होगा, 9 दूनी 18, पूरा कट जाएगा, तो 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपान ESU। ठीक है, जैसा भी लगाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे आप लोग। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, आपको पता ही है। तो वेक्टर F = F1 + F2 + F3, ये सब हम कहाँ पढ़े, क्लास 11th में। अब आपको याद हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन ये क्लास 11th पढ़े हैं।
हाँ, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ, इस टाइप से ढेर सारी चीज़ें पड़े हुए हैं। ठीक, केवल दो बल के लिए अगर हम देखें तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू। परिमाण देखिए, इसे पढ़े ना, एफ स्क्वायर, देखो परिमाण जब दो बल की, ये पढ़े हैं ना आप, देखिए थोड़ा सा देखिएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो यही तो है। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा, यह बराबर अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। अगर मान लीजिए कि ए बराबर बी हो जाए, ए बराबर क्या हो जाए, बी हो जाए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी वहाँ मत जाइए, यहाँ देखिए, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ये होता है, और ऊपर दिया है ए बराबर बी, तो ए स्क्वायर बी के स्थान पर ए स्क्वायर प्लस 2a फिर बी के स्थान पर a कॉस थीटा। देखिएगा इसे ऐड कर देंगे 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा आर स्क्वायर के बराबर है, तो बराबर, ठीक, देखते जाइएगा, 2a स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, जैसे कॉमन कर लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ से 2a स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आप क्लास में पढ़े हैं, इसीलिए पढ़ाया जाता है कि एक दिन राहुल सर पढ़ाएंगे आपको ना, रूबल सर मतलब आप पढ़ाएंगे। यहाँ से हो गया तो 2 2 जा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आर स्क्वायर, आर बराबर 2a कॉस थीटा बाई 2, ठीक, आर इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो डिक्टो सेम कहानी यही यहाँ भी है ना, तो अगर देखेंगे यदि एफ वन बराबर एफ टू, तो एफ वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर प्लस 2f1 f1 कॉस थीटा, भाई एफ टू का स्थान पर f1, यहाँ भी f1, तो 2f1 ऐड कर देंगे, 2f1 स्क्वायर कॉस थीटा, कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, वही कहानी 1 प्लस 1 ये रहेगा ही, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 2f1 कॉस थीटा बाई 2। ये क्लास 11 में पढ़ाया जा चुका है, 2a कॉस थीटा बाई 2 से आया है। ठीक, ये क्या करता है एक्चुअली में, आपका जो न्यूमेरिकल है उसे सिंपल कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, सिंपल कर देता है। ठीक, आई सुने, तो ये हो गया आपके सामने, आई बात, कोई दिक्कत नहीं, न है, न होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, पहले न्यूमेरिकल पढ़िए, पहले आंसर मत देखिए आप, ठीक है, हम थोड़ा सा बंद कर दे रहे हैं। तो एक त्रिभुज है, और कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, दिए गए चित्र में समबाहु त्रिभुज है, क्यू क्यू यहाँ पर स्मॉल क्यू है, देखिएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ए बी सी करके समबाहु त्रिभुज है। बिंदु ए पर स्मॉल क्यू, जो स्मॉल क्यू है, आवेश पर परिणामी बल कितना होगा। तो अगर हम इसको देखें, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक, कैसे करना है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, आप डरिएगा मत। हाँ, इसको अगर हम देखें तो ए बी सी त्रिभुज बन गया, स्मॉल ए अच्छा छूट गया है, स्मॉल ए। अब ध्यान से देखिएगा, तब आप लगाइएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल ए, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल ए कैपिटल, सॉरी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू हो जाएगा। F1 F2, भाई एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो चार्ज होगा, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो याद रखिएगा प्लस से दूर, अगर माइनस होगा तो माइनस निगेटिव की तरफ। मैं बार बार यही बोलूँगा, प्लस से दूर माइनस की तरफ, प्लस से दूर माइनस की तरफ। ठीक, इसको बार बार मैं बोलूँगा, याद रखिएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा F1 इधर हो गया, F1 और F2 दोनों बराबर होंगे। देखो यहाँ लिखा है ना बराबर होगा, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जो चार्ज इन दोनों के बीच है वही चार्ज इन दोनों के बीच है। एक बात, दूसरी बात, डिस्टेंस भी ऑलरेडी सेम है, तो हमेशा बार बार कैलकुलेशन मत बढ़ाइएगा, फटाक से लिख दीजिएगा F1 F2। अक्सर बच्चा एग्जाम में क्या करता है, या कंपटीशन में क्या करता है, वो अलग अलग निकालने लगता है, तो याद रखिएगा अलग अलग निकालने जरूरत। तो F1 F2 1/4πε0, के नहीं लिखेंगे तब पर भी चल जाएगा, मैंने लिख दिया स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर। तो दोनों बल क्या है, बराबर है, तो इन दोनों का परिणामी बल कितना आएगा, F। जब भी दो वेक्टर होते हैं, दोनों वेक्टर के बीच हमेशा परिणामी बल होगा। कब, अगर दोनों वेक्टर समान होंगे तब।
अगर वेक्टर समान नहीं होगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर वेक्टर समान होंगे दोनों तो हमेशा दोनों के बीच में होगा। समझ बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह बराबर आर बराबर 2a कॉस थीटा बाई 2, तो यफ इज इक्वल टू 2f1 कॉस थीटा बाई 2। आर बराबर क्या था 2a कॉस थीटा बाई 2, तो यह बराबर 2f1 कॉस थीटा बाई 2। f1 वाली वैल्यू रख दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर कॉस 60। इन दोनों के बीच कितने डिग्री कोण है 60। अच्छा कैसे पता चला, इधर खींचे इधर खींचे, मेरा थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो गया तो इसे घबराना मत समझिएगा, ये संभव त्रिभुज नहीं है सर, आपने गलत बता दिया, हम बनाते वक्त इधर उधर हो गया। तो याद रखिएगा F1 F2 के बीच कितने, जो F1 F2 के बीच, ऐसा नहीं सर ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं, ठीक, क्योंकि दोनों के बीच जो न्यून कोण होता है उसी को लिया जाता है। तो 60/2 कितना आ गया 30, 2 4 5 7 0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर कास 30 का मान √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर। कोई खास दिक्कत नथी न है, न होनी चाहिए, बस समझे बात। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें अगर देखेंगे एक त्रिभुज है ABC, ठीक, ये भी कैसा त्रिभुज समबाहु, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है बराबर। जो रेड वाला है वही प्रॉब्लम है, ये जो ब्लू वाला है ये क्या किया सोल्यूशन। तो ABC एक त्रिभुज है, यहाँ -q + q, यहाँ पर स्मॉल q, कैपिटल है दोनों, यहाँ स्मॉल है। तो ABC बनाया, ए बनाया, तो कह रहे हैं दिए गए चित्र में बिंदु ए पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम आपको बताए थे कि प्लस से दूर और माइनस की तरफ, तो यहाँ खड़े हो जाइए आप, ध्यान से देखिएगा, यहीं खड़े हो जाइए। अब खड़े हो गए, देखेंगे इसकी तरफ, या पहले इसकी तरफ देखिए, ए है, बी की तरफ देखिए, तो बी कैसा चार्ज है निगेटिव, तो निगेटिव की तरफ F1, निगेटिव तरफ हो जाएगा F1। अब सी की तरफ देखिए, तो सी कैसा है पॉजिटिव, तो प्लस से दूर, देखो प्लस से दूर हो गया F2। F1 F2 के बीच कितने डिग्री कोण है 120। भाई ये सीधा चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक 180, और समबाहु त्रिभुज है 60, तो F1 F2 के बीच 120, ठीक। तो अच्छा F1 F2 दोनों क्या है बराबर है, क्यों, क्योंकि भाई इसके और इसके बीच बल क्या है F1, इसके बीच बल F2, और दोनों का परिमाण सेम हो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सेम है। स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, अच्छा इससे घबराएंगे नहीं, यह माइनस से प्लस है, यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, परिमाण की बात कर रहे हैं। तो F इज इक्वल टू R बराबर 2a cos थीटा बाई 2, तो F2 F1 cos थीटा बाई 2, 2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर, कास थीटा बराबर 120, 120/2 कट कर कितना आ जाएगा 60, कास 60 का मान 1/2, 1/2 से ये 2 कटेगा, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर। आपने क्लास 11 में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि यदि दो सदिश बराबर हों और 120 डिग्री पर हों तो उसका परिणामी सदिश कितना होगा, ए और बी दोनों बराबर हो जाए तो आर बराबर ए या बी के बराबर होगा। समझ आई बात। हाँ ये बात, आगे बढ़िए सर। हाँ भाई, आपके सामने एक प्रॉब्लम दिया गया है, दिए गए चित्र में आवेश स्मॉल क्यू पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्ग है, साइड बराबर है ना, इस कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। देखिएगा दिए गए चित्र में आवेश स्मॉल क्यू पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हटाएं, हटा देते हैं, ये देखिए हट गया भाई। तो देखिए एक वर्ग बन गया ए। देखिए अभी F1 यहीं खड़े हो जाइए, जहाँ पूछेगा वहीं आप खड़े हो जाइएगा, यहीं खड़े हो जाइएगा। तो पहले इसकी तरफ देखेंगे, तो कैपिटल क्यू यहाँ खड़े होकर देखिए कैसा चार्ज है पॉजिटिव, तो प्लस से दूर F1। इसकी तरफ देखिए ये भी कैसा है पॉजिटिव, तो इधर भी F1। अच्छा F1 क्यों है, क्योंकि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दोनों का गुणनफल क्या है बराबर हो गया, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दोनों गुणनफल बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा दोनों के बीच की भी डिस्टेंस क्या है बराबर, और यहाँ मत करिए F1 कर दीजिए F2 करिए, कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी दिक्कत होगी। अच्छा यहाँ के बीच कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहाँ भी मान लीजिए चार्ज का गुणनफल तो बराबर है इसके, लेकिन डिस्टेंस क्या है चेंज है, इसके बीच ए, इसके बीच ए, लेकिन यहाँ के बीच √2a है। आराम से देखिएगा √ कितना है 2a, अरे भाई दिख रहा है ना √2a है, ठीक। तो इसलिए F2। अब देखिए अब क्या आपसे पूछा है परिणामी बल, देखिएगा परिणामी बल पूछा है, तो F इज इक्वल टू जो इन तीनों का परिणामी बल आएगा वो इधर ही आएगा, F1
F1 का परिणामी बल इधर F2 के दिशा में हो जाएगा। तो परिणामी बल F बराबर F2 की दिशा में, और इसको ब्रेक करेंगे, थीटा इधर है तो F1 कॉस थीटा कॉस 45, और ये इसको इधर तोड़ देंगे, ठीक ऐसे। अरे भाई देखिए इधर देखिएगा, ऐसे है F1 कितना एंगल बना रहा है थीटा, इधर क्या हो जाएगा F कॉस थीटा, और इधर की तरफ F साइन थीटा। ऐसे इधर देखिए, इधर भी F, मान लीजिए F1 है भाई, चलिए ठीक समझे बात, F1 साइन थीटा। अब देखिए ऐसे ही F1 इधर भी है, तो इधर भी थीटा बना रहा है, तो इधर हो जाएगा F1 कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा F1 साइन थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा F1 कॉस थीटा। तो F2 ये F1 कॉस 45 डिग्री, इसका भी इधर ब्रेक होगा F1 कॉस 45, 2 F1 कॉस 45 डिग्री। तो 1.45 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल है तो √2 है, तो √2a का होल स्क्वायर समझे, प्लस 2 F1 1.45 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल है स्क्वायर, कास 45 मान 1/रूट, समझ बात, 1.45 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर, तो 1/2 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो √2, यही बचेगा। तो ये ऑप्शन आपके सामने हो गया फार्मूला। बस कहीं इसको पहले लिख देते हैं, कहीं इसको बाद लिख देते हैं। ये देखो √2 बड़ा है ना, ये √2 1/2 से बड़ा है, इसका माने उसमें 4 1 4 होता है, इसलिए पहले लिख दिया जाता है। बस ऐसे सवाल लगेंगे। जब भी आप सवाल लगाइएगा ऐसे लगाइए, जहाँ दो बराबर बल हो उसको सेम मान लीजिएगा, आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो अगर आप अलग अलग करेंगे कैलकुलेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको लगाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी। समझे बात? तो हाँ भैया चलिए अब थोड़ा देखिएगा, ये क्या है, सम खटभुज है, ABCDEF, ए साइड क्या है बराबर, ये देखो बन गया है, कितने डिग्री कोण बना है 60। जब ऐसे इसको सेंटर से मिला देंगे तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ए 60 60 60 ना, तो इसी पर एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, ठीक ध्यान से देखिएगा। न्यूमेरिकल देखिए क्यू 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 और सेंटर पे कैपिटल क्यू हो गया, तो समखुट भुजा ए देख दीजिए, आवेश कैपिटल क्यू पर लगने वाला परिणामी बल याद कीजिए। एक्चुअली इस पर जो परिणामी बल होगा वो देखो दिया है 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ सिमेट्री, एक बात याद रखिए, जब भी सिमेट्री, यहाँ खड़े हो जाइए, सबसे पहले इसकी तरफ देखिए, यहाँ खड़े हो, ये कैसा चार्ज है पॉजिटिव, तो इधर बल लगेगा। मान लो F1, इधर की तरफ देखेंगे तो इधर भी F1, तो इधर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है a, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a। अगर मान लीजिए साइड ए साइड है, लिखा नहीं है तो याद रखिएगा, अगर साइड a है, ठीक लिख दे रहे हैं, प्रॉब्लम बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है भाई, ठीक। तो देखिए लगने वाला समझे भाई, इसकी तरफ देखेंगे इधर, इसकी तरफ देखेंगे इधर, तो एक दूसरे कैंसिल, ऐसे इस इधर है, इधर देखेंगे तो बल इधर लगेगा, इधर देखेंगे तो बल इधर लगेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ खड़े हो जाइए, फिर इसकी तरफ देखिए तो बल इधर लगेगा, इसकी तरफ देखिए बराबर, सब बराबर हैं और विपरीत डायरेक्शन में है एक दूसरे के, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो परिणामी बल 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, हाँ ये सामने प्रॉब्लम दिया गया है आपको, ये समखुट आवेश कैपिटल क्यू पर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, यहीं खड़े हो जाइए आप, अब खड़े हो गए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको देखिए, इसके बीच जो बल लगेगा, यहाँ खड़े हो जाइए, ये कैसा है प्लस, तो प्लस से दूर बल इधर लगेगा, ये यहाँ बनना चाहिए था, देखिए थोड़ा सा ऊपर सीधा ऊपर नीचे हो गया है, तो देखिएगा थोड़ा सा। तो कैपिटल क्यू यहाँ है, स्मॉल क्यू, तो इधर से इधर की तरफ बल लगेगा, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल। अब यहाँ खड़े हो जाइए, इसको देखिए तो प्लस से दूर, ये भी प्लस है तो प्लस से दूर, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। अब यहाँ खड़े हो जाइए, ये कैसा है प्लस, तो प्लस से दूर इधर की तरफ, माइनस की तरफ, तो दोनों बल क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। तो परिणामी बल F = 2 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ए स्क्वायर। माइनस से कोई खास मतलब नहीं है, माइनस क्या बताता है सिर्फ डायरेक्शन, और यहाँ में मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ चाहे काट दीजिए चाहे मत काटिए, 1.2πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर।
ऑब्जेक्टिव में कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। आवेश कैपिटल क्यू पर परिणामी बल, ठीक, यहाँ देखिए, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। अगर देखें तो देखिए यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, ये, हाँ, यहाँ खड़े हो जाइए, इसके बीच जो बल लगेगा इधर की तरफ लगेगा, इसके बीच जो बल लगेगा इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि प्लस से जिस पर खड़े उसका नहीं, सामने वाला देखिए प्लस है, इसका तो देखना ही है, तो इसको भी देखिए प्लस है तो प्लस से दूर, ये भी प्लस है तो प्लस से दूर, बराबर और विपरीत दिशा में कैंसिल। यहाँ खड़े हो जाइए, इधर देखिए प्लस से दूर कैंसिल, इधर, ठीक। यह इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो इस बात को याद रखिएगा, जहाँ भी सिमेट्री रहे, जहाँ भी, चाहे जहाँ भी रहे, जैसे मान लीजिए ऐसे ही रहे, इसे क्या बना दिए, वर्ग बना दीजिए, चारों साइड बराबर हो गए, और यहाँ बीच कैपिटल क्यू रख दीजिए, तब पर भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। परिणामी बल कितना होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक दो बात और हमेशा याद रखिएगा हमारा, कि जैसे मान लीजिए सिमेट्री अल्टरनेट प्लस माइनस कर दीजिए, जैसे ये है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, तब पर भी कितना हो जाएगा, शून्य होगा। अल्टरनेट करेंगे, ठीक। अगर सेंटर पे पूछेगा तो जीरो होगा। प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, तब पर भी कितना होगा, जीरो। लेकिन जैसे ना चतुर्भुज रहेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे चतुर्भुज मान लो यही हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, सेंटर पे पूछे तो जीरो हो जाएगा। हाँ देखिए, सिमेट्री प्रॉब्लम बोलते हैं, जैसे यहाँ भी परिणामी बल ही बताना है, ठीक है, इसमें भी परिणामी बल बताना है। देखते जाइए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सेंटर पे क्या है, कैपिटल क्यू ए करके। अब ध्यान से देखिएगा, अगर सेंटर पे पूछेगा परिणामी बल तो कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ खड़े हो जाइए, प्लस से दूर, ये भी प्लस है तो प्लस से दूर, अपोजिट और कैंसिल। इधर देखिएगा, ये भी प्लस से, सॉरी ये प्लस है तो इधर की तरफ, ये प्लस है तो इधर की तरफ, प्लस है ना इधर की तरफ, ये प्लस है इधर, और डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, सेम होगा सबका, एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल। यह बराबर जीरो, यहाँ पर यह बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना भाई, सिंपल प्रॉब्लम होगा, ठीक। ऐसे देखिए इसमें भी होगा, प्लस माइनस क्यू प्लस, अल्टरनेट है तो यहाँ खड़े हो जाइए, तो प्लस वाला है तो प्लस के कारण इधर फोर्स होगा, ये भी प्लस है तो इधर होगा, एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल होगा। ये माइनस है तो माइनस की तरफ, इधर भी माइनस की तरफ, एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बराबर जीरो हो यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं सिमेट्री प्रॉब्लम, देखते ही आपको पता चल जाएगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ऐसे अगर सिमेट्री प्रॉब्लम मिले लेकिन दो के टर्म में होना चाहिए, जैसे ये हो गया वर्ग, खटभुज हो गया, अष्टभुज हो गया ना, और क्या दसभुज हो गया ना, तो इस टाइप से अगर मिलेगा तो हमेशा जीरो होगा। अगर अल्टरनेट रहेगा, या तो सारा का सारा सेम रहे, जैसे प्लस 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 रहे, या माइनस 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 रहे, या अल्टरनेट रहे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस टाइप से, तो वहाँ पर परिणामी बल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ना होनी चाहिए। इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा, इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा, यहाँ ओरिजिन पर 1 कूलाम है, 1 मीटर की दूरी पर 1 कूलाम, 2 मीटर की दूरी पर 8 कूलाम, 3 मीटर की दूरी पर 27 कूलाम, 4 मीटर की दूरी पर कितना हो जाएगा, 64 कूलाम, ऐसे 10 मीटर की दूरी पर 1000 कूलाम है। तो इस बिंदु पर बल, कौन सा बल, परिणामी बल ज्ञात करना है। ऐसे इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा कि 1 कूलाम ओरिजिन पे है, बाकी 1 मीटर पर 1 कूलाम, दूसरे मीटर पर -2 कूलाम, तीसरे मीटर पर 3 कूलाम, चौथे मीटर पर -4 कूलाम, और कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। यहाँ भी ओरिजिन पर परिणामी बल ज्ञात करना है। पहले ऐसे प्रॉब्लम खूब पूछे जाते हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद फिर शुरुआत कर दें, तो इसलिए आपको इससे घबराने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको भी भूल जाइए, ठीक, इसको भी भूल जाइए, ध्यान दीजिएगा। अब 1/4πε0, इनके बीच का गुणनफल 1 कूलाम गुणे 1 कूलाम, दूरी कितनी है, 1 मीटर, 1 स्क्वायर। फिर 1/4πε0, 1 कूलाम गुणे 8 कूलाम, 1 गुणे 8, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2, r स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यही ना भाई। 1 कूलाम गुणे 27 कूलाम, 1 गुणे 27, इसके बीच का डिस्टेंस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस डॉट 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 1/4πε0, 1 गुणे 1000 बटे में 10 का स्क्वायर, बटे में 10 का स्क्वायर,
समझ में बात, इस बात को हमेशा याद रखिएगा 10 का स्क्वायर। अब देखिए 1/4 हर जगह है, कॉमन कर लीजिए। यहाँ कितना बच गया 1, 2 का क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर 27 है, 3 का क्यूब बटे 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 क्यूब अपॉन 10 का स्क्वायर 1/4 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10, ये हो गया। अब इसको टोटल ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो 1/4 55 ना, गुड़े 55, 9 गुड़े 10 घाते 9, 55। बाकी इसका मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं कितना जाएगा। ठीक, तो ऐसे प्रॉब्लम पहले खूब पूछे जाते हैं, आजकल थोड़ा सा कम कर दिए। इस प्रॉब्लम को देखिए, हाँ ये है ना। अच्छा देखिए, यफ 1/4 को हम के लिख दिए हैं, 1 गुड़े 1 और इनके बीच डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, Q1 Q2 होगा ना। अब Q1 Q2 यहाँ से हो गया 1 गुड़े 10 घाते -1 गुड़े -2 Q1 Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 1 गुड़े 3 और नीचे दूरी कितना है 3 का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 1 गुड़े 4 और कैसा है नेगेटिव, तो 1 गुड़े -4 बटे में 4 का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ k = 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट k ln 2 ये कहाँ से आया है, इसका मेथड हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, तब आप आगे बात करते हैं हमसे। इसको ध्यान से देखिएगा आप, ये देख लो मैंने लिख दिया रटना 1 + x log 1 + x x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 -x⁴ प्लस डॉट 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 कहाँ तक इनफाइनाइट तक ना। इसे बोलते हैं प्रमेय, द्विपद प्रमेय। यदि x बराबर 1 रख दो तो 1 + 1 2 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 होगा तो -1 ये टाइप का। यही डिक्टो सेम देखेंगे, देखिए k ln 2 यही है ना, तो बस खत्म। समझ बात, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हाँ भाई, एक हेडिंग कभी कभी भूले भटके बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेते हैं, सदिश रूप में कूलाम का नियम। तो Q1 Q2 चार्ज आप बना दीजिएगा, इनके बीच की लाइन ज्वाइनिंग दिखा दीजिएगा, इनके बीच डिस्टेंस R, F1 2 इधर F2 1 अपोजिट ना। कैसा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स ना, प्रतिकर्षण। हम जानते हैं कि बल का परिमाण है F = 1/4 Q1 Q2 R²। समीकरण 1, ये बल का क्या है, परिमाण है। सदिश के रूप में वेक्टर F = mod ऑफ वेक्टर F कैप, ठीक है। तो वेक्टर F = mod ऑफ वेक्टर F और R कैप क्या हो जाएगा, R कैप बराबर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R। इसे क्लास में हमने पढ़ाया था, ठीक है। और मॉड को क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल F लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। F = वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R ना, मॉड ऑफ वेक्टर R। F वेक्टर आ रहा है ही, अगर जैसे मॉड ऑफ वेक्टर F को F लिख सकते हैं, इसको भी R लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से। तो F की वैल्यू 1/4 समझे, Q1 Q2 एक R यहाँ से, R² यहाँ से R³ और वेक्टर R यहाँ से हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, ठीक। 1 नंबर में कभी कभी भोले बैठ के बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक। आगे बढ़िए। देखिए इस कॉन्सेप्ट को देखिए, कह रहे हैं 2 स्ट्रिंग हैं, स्ट्रिंग पर स्मॉल मास m इधर, Q1 Q2 चार्ज का 2 पार्टिकल है, ऐसे इसको बांध कर लटका दिए हैं। भाई दोनों सेम चार्ज के हैं तो जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण होगा। तो इधर देखिए बल इधर लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा ये नहीं पूछे अभी, ये जो रेड है ये तो पूछेगा ना, तो ऐसा लिखना है। इसमें कह रहे हैं टेंशन और इनके बीच ये लगने वाला क्या है, तनाव, और इनके बीच कितना एंगल है वो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक। तो अगर इसको हम पकड़ कर यहाँ देखें, देखो तो T इधर हो जाएगा, T ये थीटा है भाई, ऊर्ध्वाधर कितना एंगल है थीटा, तो जाहिर सी बात है ये भी थीटा बनाएगा एकांतर कोण के कारण, और इसका मास m है तो mg नीचे की तरफ, T जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, तो T cos थीटा इधर और T इधर है, तो इसके बीच इसके इस साइड क्या हो जाएगा T sin थीटा, जिसको हम ब्रेक करते हो हमेशा बीच में रहता है, तो T cos थीटा ऊपर के साइड में और T sin थीटा इधर की साइड में, Fe इधर हो जाएगा और mg नीचे की तरफ। आवेश Qn के लिए अगर हम देखें तो T sin थीटा बराबर Fe, भाई इसको ये बैलेंस कर रहा है, और T cos थीटा को mg, वर्क करके ऐड कर दीजिए, वर्क करके जोड़ दीजिए, तो T sin थीटा स्क्वायर प्लस T cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, T sin थीटा का स्क्वायर प्लस T cos थीटा का स्क्वायर, ठीक। Fe स्क्वायर
प्लस एम जी स्क्वायर, एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, एफ ई स्क्वायर एम जी का स्क्वायर। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, टी अंडर रूट एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। एफ ई बराबर कितना होगा, 1/4π0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। साइन थीटा बराबर अगर हम देखें, इन टोटल डिस्टेंस कितनी है आर, तो साइन थीटा बराबर बोले तो लंब बटे कर्ण, इसकी लंबाई कितनी है एल, और इसके बीच का डिस्टेंस आर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r/2 और ये एल, तो साइन थीटा बराबर r/2 बाई एल, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, एल साइन थीटा 2 भी वो चला जाएगा भाई। यहाँ अगर मैं देखूँ r/2l, r इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, समीकरण 1 भागे समीकरण 2, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, एफ ई बाई एम जी, टी कैंसिल, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन एम जी। बस ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है अभी, ठीक। इसको जब ब्रेक करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल के साइड, न्यूमेरिकल की तुलना में, तब हम जानेंगे कितना क्या हो पाता है, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं दो न्यूमेरिकल के थ्रू। तो यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल दिया है, अच्छा एक सेकंड, हाँ भाई, दो न्यूमेरिकल हैं आपके सामने, ठीक ना। अभी इसको जाने दीजिए, अच्छा पहले इसको देखिए, दो स्ट्रिंग है, ये लंबाई है θ1 θ2, m1 m2 करके है, q1 q करके। अब की बार चार्ज सेम है, मास डिफरेंट है, m1 m2 करके है, ठीक। इनके बीच की और ऊर्ध्वाधर से ये एंगल कितना बना रहे हैं, θ1 θ2। दिए गए चित्र में m1 इज ग्रेटर देन m2, तब θ1 बराबर हो, सॉरी θ1 इज इक्वल टू θ2, θ1 बड़ा होगा θ2 से या θ2 बड़ा होगा θ1 से, इन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मेरे हिसाब से नहीं बता पा रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा, टेन थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी, यहाँ देखिए लिखा है ना एफ ई एम जी। अगर मास को बढ़ा देंगे तो थीटा घट जाएगा, मास को बढ़ा देंगे क्योंकि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, ये अंश में है ये हर में है, तो अगर मैं बढ़ाऊंगा मास तो टेन थीटा घटेगा, और टेन थीटा घटेगा इसका मतलब थीटा घट जाएगा। अगर यम1 बड़ा है इसका मतलब θ1 क्या होगा, छोटा होगा, m1 इज ग्रेटर देन m2, इसका मतलब θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ठीक। ऐसे डिक्टो से अब यहाँ देखिए, दिए गए चित्र में q1 बड़ा है q2 से, अब की बार क्या हो गया, θ1 थीटा है, मास सेम हो गया, अब की बार चार्ज अलग हो गया, ठीक। दिए गए चित्र में q1 इज ग्रेटर देन q2, बोलो बोलो। अब यहाँ देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू ना, मास बढ़ेगा तो थीटा घटेगा, चूंकि मास क्या आ गया बराबर, तो θ1 इज ग्रेटर, सॉरी θ1 इज इक्वल टू θ2 ना, क्योंकि भाई यहाँ क्या हो गया, चार्ज पे डिपेंड थीटा नहीं करता। एक बार ये पूछा गया था जेईई मेंस में, ठीक है, आई बस में। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर मास डिफरेंट होगा तो थीटा हमारा डिफरेंट होगा। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ना, मास डिफरेंट है तो थीटा डिफरेंट है, इसमें मास सेम है इसका मतलब थीटा सेम है। अभी ऊपर का जो कॉन्सेप्ट बताया गया था उसमें भी क्या था, मास सेम था, इसलिए दोनों थीटा क्या थे, बराबर थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ना। उससे पहले ये देखो कॉन्सेप्ट देख लो, यदि थीटा बहुत छोटा कोण हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा कॉस थीटा 1 के बराबर, टेन थीटा थीटा बराबर। अगर थीटा बहुत छोटा मतलब 10 डिग्री से कम हो, 5 डिग्री, जैसे 30 डिग्री होता है ना, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, वैसे 10 डिग्री से कम हो, 5 डिग्री 7 डिग्री 6 डिग्री, तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाए, कॉस थीटा 1 के बराबर, क्योंकि कॉस जीरो का मान 1, साइन जीरो का मान 0 होता है, तो ऐसा नहीं करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू थीटा और टेन थीटा इक्वल टू थीटा। दिए गए चित्र में देखो ये है एल करके है, मास सेम है, चार्ज सेम है, और दिए गए चित्र में यक्स बहुत छोटा है एल से, तो यक्स का मान ज्ञात कर रहा है, समझे बात। तो जैसे उसमें बताए थे पिछले कॉन्सेप्ट वैसे देखेंगे। आईआईटी का क्वेश्चन है, देखो मैंने लिखा भी है आईआईटी का क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए ऐसे बना दीजिए, ठीक। तो टेन थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा, ठीक। साइन थीटा बराबर अगर मैं देखूँ भाई, थीटा बहुत छोटा है, देखो यहाँ थीटा थीटा क्या है बराबर है, तो साइन थीटा का सम टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर ये, तो साइन थीटा हम ले सकते हैं। अच्छा यहाँ से अगर मैं देखूँ साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो एक्स बाई एल, अच्छा 1/mg, एफ ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0, दोनों चार्ज क्यू क्यू, और दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है, एक्स के
एक्स इतना है और 2x। भाई एक्स क्वेश्चन में यही दिए थे, एक्स ये है तो एक्स ये भी होगा, मेरा छोटा बड़ा है तो मान लीजिए एक्स, तो 2x हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर, तो एक्स बाई एल 1/mg 1/4π क्यू एक्स का 4x स्क्वायर। ठीक, हाँ इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, एक्स क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्यू स्क्वायर एल देखिए यहाँ हो गया, 4 और 4 4 चौक 16, 16πε0 एम जी हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इस पूरे को ब्रैकेट में कर दीजिए, वही किया ना 1/16πε0 क्यू स्क्वायर एल अपॉन एम जी पावर 1/3, यही हो गया एक्स की वैल्यू, बस खत्म। अच्छा, अब अगर मैं अगला प्रॉब्लम देखूँ, आईआईटी में जेई मेंस का नहीं है, ये सब एडवांस का प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है मेरे पास टाइम है, थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको। उपयुक्त चित्र में मुक्त रूप से गुरुत्व के अधीन धागा में तनाव तथा कोण ज्ञात कीजिए। तो टेंशन बराबर पता ही है आपको, देखो मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया था आपको, F² mg²। मुक्त रूप से गुरुत्व के अधीन, मुक्त रूप से जब भी पिंड गिरता है तो जी बराबर 0 हो जाएगा ना, गुरुत्व रूप मुक्त रूप से तो जी बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा। टी इक्वल टू एफ टी इक्वल टू 1/4π क्यू स्क्वायर अपॉन 2l², समझ रहे हैं? क्योंकि देखो जब गुरुत्व, अरे यार जब जी रहेगा ही नहीं, जी रहेगा ही नहीं तो चार्ज, ये चार्ज है तो ऐसे ऐसे फैल जाएगा। अरे दो धागा है ना, समझिएगा, ऐसे समझिए, दो धागा है, जो गुरुत्व रहेगा ही नहीं, यहाँ चार्ज है, अच्छा मान लीजिए जैसे जी है, स्मॉल जी है, तो एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, समझिए बात, वहाँ से यहाँ है, अब ऐसे गिर रहा है, मेरा हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे समझिए, ऐसे गिर रहा है, लेकिन जब जी है ही नहीं तो ये ऐसे फैल जाएगा, यल ये है, यल है तो यल यल 2l, 2l हो जाएगा, समझे बात है ना, तो जी 0 हो जाएगा, तो ऐसे फैल जाएगा, तो यल ये हो जाएगा, यल मतलब ये हो जाएगा, यल ये हो जाएगा, तो 2l इसलिए लिख दिया गया है, समझ आई बात? हाँ आना चाहिए।